नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है MOA, जिसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, यानी पार्षद सीमा नियम। सबसे पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु में कौन कौन सी चीजें आती हैं और कौन कौन सी बातें आती हैं। पहला, नाम वाक्य, जिसको हम नेम क्लॉज कहते हैं। दूसरा, पंजीकृत कार्यालय वाक्य, जिसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के नाम से जानते हैं। तीसरा, उद्देश्य वाक्य, जो ऑब्जेक्टिव क्लॉज कहा जाता है। चौथा, दायित्व वाक्य, यानी लायबिलिटीज क्लॉज। पांचवा, पूंजी वाक्य, यानी कैपिटल क्लॉज। और छठवां है संघ या हस्ताक्षर वाक्य, जिसको हम एसोसिएशन क्लॉज के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो उस समय पार्षद सीमा नियम में केवल 5 क्लॉज यानी 5 विषय वस्तु ही होती थी। इसके अलावा जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो इसमें संघ या हस्ताक्षर वाक्य को जोड़ा गया, यानी नई कंपनीज एक्ट के आने के बाद ही ये जो छठवां आपको दिख रहा है कि विषय वस्तु जो है उसको जोड़ा गया। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। पहला, नाम वाक्य, यानी नेम क्लॉज। पार्षद सीमा नियम के नाम वाक्य के द्वारा कंपनी के नाम के बारे में पता चलता है। इस वाक्य में यह दर्शाया जाता है कि कंपनी का नाम क्या है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम जान लेते हैं। पहला, यह वाक्य कंपनी के नाम की प्रकृति को बतलाता है, यानी कंपनी किस तरह की कंपनी है। यानी कंपनी या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, या फिर वो कंपनी किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, FMCG गुड्स है, या फिर स्टील्स वगैरह हैं, या फिर टेलीकॉम कंपनी है। तो उसके नाम से ही हम जान जाते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, निजी कंपनी की स्थिति में प्राइवेट लिमिटेड शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी यदि कोई कंपनी निजी कंपनी है, यानी व्यक्तिगत कंपनी है, यानी प्राइवेट कंपनी है, तो उसके नाम के आगे हम क्या करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड शब्द इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, सार्वजनिक कंपनियों की स्थिति में केवल लिमिटेड शब्द कंपनी के नाम के आगे इस्तेमाल किया जाता है, यानी अगर कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे हम लोग क्या करेंगे, लिमिटेड शब्द केवल इस्तेमाल करेंगे, .ltd। चौथा, एकल व्यक्ति कंपनी की स्थिति में प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट में OPC शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा, कंपनी का नाम कंपनी के उद्देश्यों और उनके कार्यों के अनुसार होना चाहिए, यानी जो कंपनी स्थापित की जा रही है उसका नाम हमेशा जो कंपनी के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों के अनुसार ही किए जाने चाहिए। यानी अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बना रही है तो उसका भी नाम उसी तरीके से रखा जाएगा। अगर कोई कंपनी है टेलीकॉम कंपनी है तो उसका नाम उस तरीके से रखा जाएगा। तो ये सब चीजें होती हैं कंपनी का नाम रखने में। अन्य कंपनियों के नामों से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, यानी जो कंपनी नई कंपनी स्टार्ट की जाएगी उस कंपनी का नाम किसी अन्य कंपनी के नामों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। दूसरा है पंजीकृत कार्यालय वाक्य, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। यह वाक्य कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की जानकारी देता है कि पहला, कंपनी का प्रधान कार्यालय कहाँ है, यानी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है। दूसरा, कंपनी का शाखा कार्यालय कहाँ कहाँ पे है, यानी कंपनी की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई हैं। ये सारी जानकारियां कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यानी पंजीकृत कार्यालय वाक्य में दी गई होती हैं। तीसरा, उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य कंपनी के उद्देश्यों की जानकारी देता है। इसके अलावा यह वाक्य कंपनी की शक्तियों के बारे में बताता है, यानी कंपनी के पास कौन कौन से पावर हैं, कंपनी क्या क्या कर सकती है। कंपनी उद्देश्य वाक्य कंपनी की शक्तियों के अधिकार की बात भी करता है कि कंपनी का अधिकार क्षेत्र क्या है। चौथा, दायित्व वाक्य यानी लायबिलिटीज क्लॉज। दायित्व वाक्य कंपनी के सदस्यों के दायित्व की चर्चा करता है कि कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित है या असीमित है। वाक्य में कंपनी के दायित्वों का निर्धारण इन बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। पहला, असीमित दायित्व वाली कंपनी यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। दूसरा, सीमित दायित्व वाली कंपनी
यानी लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। अब हम देखते हैं कि असीमित दायित्व वाली कंपनी कौन होती है। असीमित दायित्व से तात्पर्य जोखिम उठाने की असीमित क्षमता से है। इसे इस प्रकार भी समझना उचित है कि यदि कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार की वित्तीय अड़चनों में फंस जाती है तो फिर सदस्यों की संपत्ति से कंपनी के दायित्व की भरपाई होती है। यानी यदि कोई कंपनी है, अगर वो असीमित दायित्व वाली कंपनी है, अगर वो कर्जा नहीं दे पाती है किसी भी तरीके से, जो भी ऋण पत्र हो दिए गए हैं, जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं या फिर कोई बैंक वगैरह से लोन लिया गया है और कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, यानी कंपनी बंद होने वाली है, तो उस समय जो भी मेंबर होंगे उनके जो पर्सनल एसेट होंगे उनको बेचकर क्या किया जाएगा, कंपनी के दायित्वों की भरपाई की जाएगी, यानी कंपनी का कर्जा दिया जाएगा। इसको हम लोग असीमित दायित्व वाली कंपनी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो भी असीमित दायित्व वाली कंपनी होगी और जो भी मेंबर क्या करेंगे, इस तरीके से गारंटी देंगे लायबिलिटीज की अपनी, तो इस स्थिति में जो भी कंपनी इनको शेयर अलॉट करेगी या इनको मेंबर बनाएगी, उनसे पहले ही क्या करेगी, एग्रीमेंट कर लेगी कि हम आगे चल के, अगर कंपनी क्या है, असीमित दायित्व वाली कंपनी है, यानी कंपनी अपने दायित्व की पूर्ति नहीं कर पाती है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बी, सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी। सीमित दायित्व वाली कंपनी से आशय उन सभी कंपनियों से है जिनका दायित्व सीमित होता है। इस तरह की कंपनियों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, गारंटी के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी। दूसरा, अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी यानी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब हम देखते हैं कि गारंटी के द्वारा लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी क्या होती हैं। गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी से आशय उन कंपनियों से है जिसमें कंपनी के सदस्य यानी मेंबर कोई निश्चित धनराशि यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी देने की गारंटी करते हैं। यानी ये लोग गारंटी देते हैं कि अगर किसी भी तरीके से कंपनी की दायित्व जो है बढ़ जाती है और किसी भी तरीके से कोई अड़चन आती है तो ये लोग उतना पैसा देंगे जितने की ये लोग गारंटी देते हैं। और उसमें क्या था कि जो असीमित दायित्व वाली कंपनी क्या थी, में जो असीमित दायित्व के लोग होते थे यानी जो मेंबर होते थे वो असीमित दायित्व को फुलफिलमेंट करने की गारंटी देते थे। और इसमें कुछ पैसे ही की गारंटी दिए जाएंगे कि हम इतने रुपए दे सकते हैं अगर कंपनी के दायित्व नहीं पूर्ति की जाती है, अगर कंपनी के दायित्व नहीं पूरे किए जा सकते हैं। तो साधारण शब्दों में समझा जा सकता है कि जब किसी कंपनी का कोई सदस्य किसी विशेष अनिश्चित काल या फिर कंपनी के समापन के समय कंपनी को एक निश्चित धनराशि देने का वायदा करता है तो उसे गारंटी के द्वारा सीमित कंपनी की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं दूसरा, यानी अंशों के द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अंशों के द्वारा सीमित कंपनी वह कंपनी है जिसमें कंपनी के द्वारा सदस्यों के दायित्व को कंपनी की पात्रता सीमा नियम के द्वारा उस स्तर तक सीमित किया जाता है कि यदि किसी अंशधारी या सदस्य के द्वारा किसी अंश का कुछ रकम चुकाया नहीं गया तो किसी अनिश्चित काल में अंशधारी या सदस्य के ऊपर उसकी व्यक्तिगत संपत्ति बेचने का कोई दायित्व तो नहीं आएगा। यानी अगर कोई भी शेयर होल्डर्स है, उसने जो भी कॉल कंपनी ने मंगाया था अगर उसको नहीं दिया है तो उसकी संपत्ति बेच के उससे पैसा नहीं लिया जाएगा अगर कोई भी अनिश्चित काल आता है कंपनी के जीवन में। तो साधारण शब्दों में यह समझा जा सकता है कि यदि कोई कंपनी अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है तो उस कंपनी के पात्रता सीमा नियम यानी MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वर्णित दायित्व वाक्य यानी लायबिलिटीज क्लॉज के अनुसार उस कंपनी का सदस्य अनिश्चित काल में अंशों के चुकता न किए गए रकम को चुकता करने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। यानी जबरदस्ती उसके पैसे नहीं लिए जा सकते हैं, उनकी संपत्ति नहीं ली जा सकती है जो अंशों के द्वारा सीमित कंपनी है। अर्थात उसे रकम चुकता करने के लिए अपनी संपत्ति बेचकर कंपनी को पैसे नहीं देने पड़ते। इस तरह की कंपनियों में दो तरह की कंपनियां आती हैं, पहला निजी कंपनी और दूसरा सार्वजनिक कंपनी। और निजी कंपनी क्या होता है और सार्वजनिक कंपनी क्या होता है उसका सेपरेट वीडियो मैंने बना करके डाल दिया है और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां जाकर के बढ़िया से देख लें और समझ लें निजी कंपनी क्या होती है और सार्वजनिक कंपनी क्या होती है। पांचवा, पूंजी वाक्य यानी कैपिटल क्लॉज। पूंजी वाक्य कंपनी की
पूंजी संरचना की बात करता है। यह बताता है कि पहला, कंपनी की अधिकृत पूंजी क्या है। दूसरा, कंपनी की अधिकृत पूंजी को कितने स्थिर अंशों में बांटा गया है, यानी कंपनी की जो अधिकृत पूंजी है यानी ऑथराइज शेयर कैपिटल है कितना है, और उसके पूरे शेयर्स को, पूरी पूंजी को कितने अंशों में बांटा गया है। यानी कंपनी की अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल क्या है और उस सारी पूंजी को कितने अंशों में बांटा गया है। जिन कंपनियों का अंश नहीं होता वे कंपनियां इस वाक्य को नहीं बनाती या उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब देखते हैं छठवां यानी अंतिम वाक्य इस विषय वस्तु की, संघ या हस्ताक्षर वाक्य, जिसको हम एसोसिएशन क्लॉज के नाम से जानते हैं। इस वाक्य के अनुसार कंपनी के दस्तावेजों पर किनका हस्ताक्षर होगा वर्णित होता है। इस वाक्य के अनुसार कंपनी के पास उन सभी अंशधारियों का नाम होता है या इस वाक्य में उन सभी अंशधारियों का नाम वर्णित होता है जिन्होंने कंपनी का अंश खरीदा है। इसके साथ ही उनका पता, उनके द्वारा कितने अंशों को धारण किया गया है, सब कुछ इस वाक्य में वर्णित होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम अगली वीडियो में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की चर्चा करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।